नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने मिट्टी पर चर्चा किया था, जिसमें काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी और इसके अलावा विविध और अम्लीय मृदा पर भी चर्चा होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेते हैं और इसी के साथ में पिछले ईयर्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। पहला नोट्स हम देख लेते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय के प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनके रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच में पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती से इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। इनकी मदद से इनमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका के कण एवं 20% गाद यानी कि पशु पांसु कण के कण जो है पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। ये गाइस का मैप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हमें ये काली मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी, और इसका आप चाहे तो देख सकते हैं स्क्रीन पे। जलोढ़ मिट्टी को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत पर का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है एवं मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। खादर मिट्टी होती है, खादर या जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर होती है। ये मिट्टी का रंग गहरा पीला, रक्ताभ भूरा या पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ की पिंड अधिक पाई जाती हैं। बांगर मिट्टियों का लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इनमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। भाबर या नंबर तीसरा है भाबर। शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल एवं गुटिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के लगभग 14% हिस्से में पाई जाती है। बी ऑप्शन है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यह रेगुर, रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्हड़ जैसे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर जलोढ़ मृदा ऑप्शन सी हमारा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के द्वारा निर्मित होती है।
इसकी व्याख्या हमने अभी नोट्स में देखा ही था गाइस। तो सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर गाइस ऑप्शंस में से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है ऑप्शन डी हो जाएगा, कछारी मिट्टी जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे कछारी मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में मिलती है। यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के बीच विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टियाँ। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टियाँ कहलाती हैं। तो पुरानी कछार मिट्टी कौन सी कहलाती है? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बांगर, ऑप्शन बी बांगर होगा, जो नदियों द्वारा बनती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं गाइस, ऑप्शंस में से सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलुई दोमट। जब उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, दुम्मटी लोम मिट्टी की कौन सा कण मिलता है? तो इस मिट्टी में कौन सा कण मिलता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रकार के कण जो है इसमें पाए जाते हैं। यानी कि मृत्तिका भी मिलती है, गाद के कण भी मिलते हैं, बालू के कण भी मिलते हैं, दोमट भी मिलती है। सभी प्रकार के कण इस मिट्टी में पाए जाते हैं। इसी के साथ ही हम विविध मिट्टी के बारे में भी गाइस एक बार देख लेते हैं। तो नोट्स में भी पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टियाँ भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर या 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार या कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मिट्टियों की यहाँ पर एक मैप दिया गया है गाइस, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। हाँ, इसी के साथ में पर्वतीय मिट्टियाँ इसी में दिया हुआ है। तो हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढलानों पर 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त हैं। इसी में आगे भी नोट्स है, जिसमें जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ये मिट्टी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा डाई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि फसलें होती हैं। अब गाइस यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैच करना है, कूट को मिलाना है। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्लास में।